Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 2nd of November 2024. First of all, we are talking about a quote for the day that climate change knows no border. Climate change knows no border. That means every country is responsible, and climate change needs collective effort to be executed so that to make sure that the future generations can live sustainably. इसमें important role आता है agreements like Paris Agreement, then also COP for different purposes for climate change, also for biodiversity conservation, that is CBD. So climate change knows no border because it calls for collective action from all the countries, whether it is developed countries, whether it is developing countries. The next is regarding India's best what's India's best foreign policy, bigger economy. सो बेसिकली यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे नए पावर्स राइज करते गए, पेलोपोनेशियन वॉर के टाइम पे भी, जो कि ग्रीस, एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था, एंड हाउ इट लेड टू द कोल्ड वॉर इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर ओवर द टाइम पीरियड. तो जॉन जॉन मेयरशाइमर आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो सिस्टम है अनार्किक है, and जो great powers हैं, they possess some offensive capabilities. No state can be certain of others' intention. तो जो survival है वो primary goal है, and the actors are rational. So वैसे ही इंडिया को भी कंपेयर किया जा रहा है कि चाइना का जो ट्रेड है एंड इन्वेस्टमेंट इन दी सब कॉन्टिनेंट, वो ऑलरेडी एक लेवल पे सेटल्ड है. बांग्लादेश में उसका कितना रोल है, ज्योग्राफी जो है, इट इज टफ टू बीट. जैसा कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बोला था कि फ्रेंड्स कैन बी चेंज्ड बट नेबर्स कैन नॉट बी चेंज्ड. तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव एफर्ट्स का होना जरूरी है, जो कि रिसेंटली चाइना और इंडिया के बीच में भी हमें देखने को मिला. दोनों ही कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया है रिगार्डिंग द डी एस्केलेशन ऑफ गलवान वैली इंसिडेंट, एंड कोऑर्डिनेशन के साथ हम दोनों ही कंट्रीज बफर जोन बनाएंगे. सो एलिफेंट डिप्लोमेसी क्यों बोला जाता है? जैसे कि फोटो में देख सकते हैं कि एलिफेंट जा रहा है एंड डिस्ट्रक्ट करते हुए जा रहा है सारी चीजें, बट एलिफेंट डिप्लोमेसी इंडिया को उसके साइज एंड उसके अप्रोच को लेके बोला जाता है कि पेशेंस है, स्टेडीनेस है, एक पेशेंट अप्रोच है. इंडिया का टेंडेंसी है कि ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म में वो सोचते हैं, स्टेबल डिप्लोमेसी स्टेप्स लेते हैं. इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ग्लोबल साउथ को साथ में लेके चल रहे हैं. अफ्रीका यूनियन का हमने एडिशन किया इन दी G20. देन स्लो प्रोग्रेस होता है बट इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड प्रोसेस, जो कि एलिफेंट के मूव स्लो होते हैं बट दे आर ऑलवेज स्टेडी. सो उसी उसी से कंपेयर हम कर सकते हैं इंडियन डिप्लोमेसी को भी. एंड कहीं ना कहीं एलिफेंट जो है वो कल्चरल इंपॉर्टेंस भी होल्ड करता है इंडिया के लिए. वो दिखाता है कि डिग्निटी है, पीस है, विजडम है. तो कल्चरल सिंबोलिज्म भी है, वो रीइंफोर्स करता है कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, इट इज डीपली रूटेड इन इट्स वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस. तो विजडम एंड स्ट्रेटेजिक पेशेंस इज द कोर ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी. चाहे वो फिर श्रीलंका को लेके हो या मालदीव्स को लेके हो, इंडिया ने हर जगह पे मल्टीपोलैरिटी की बात की है, अपने नेबर से रिलेशन मेंटेन करने की बात की है, एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को बेसिकली इंडिया सोचता है. So China averaged over 9% of GDP growth for 40 years since its economic reforms were initiated in 1978. इंडिया ने वो लेवल अभी तक रीच नहीं किया है. तो जो नेशनल पावर्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशनल पावर्स हैं, जैसे कि चाइना भी, तो आप उसको टोटली आइसोलेट नहीं कर सकते हो, बट हाँ, आप उसके साथ कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं. ऑल्सो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू भी हम कर रहे हैं, एंड डिफरेंट कॉरिडोर्स के साथ भी हम लिंकिंग कर रहे हैं, वो चीजें हम प्रमोट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज इंडिया नीड्स 18 81.6
6,000 crore per year up to 2030 to meet the biodiversity targets. So biodiversity conservation CBD, जिससे रिलेटेड है COP16 UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट कैली कोलंबिया, जहां पे कंट्रीज नेगोशिएट करेंगी ऑन मल्टीपल इश्यूज टू प्रोटेक्ट द नेचर एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग की फाइनेंशियल मैकेनिज्म कैसे हम बना सकते हैं टू सपोर्ट दीज एफर्ट्स। जो हम अभी क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जो कि हम कॉप पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू करते हैं, बट ये डिफरेंट है। ये COP16 है, वो COP29 है। यहाँ पे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को हमने अडॉप्ट किया था, जिसमें हम 30x30 30x30 रूल की बात करते हैं। फॉर दैट मीन्स 30% ऑफ द प्लैनेट अर्थ विल बी प्रोटेक्टेड बाय 2030 ईयर। सो बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है उसको कैसे हम रिवर्स करेंगे, इंडिया ने भी बोला है कि वो अडेप्ट करेंगे टू NB SAP, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। इंडिया भी अपनी गोल्स डिसाइड करेंगे एंड वॉलंटरली हम इसमें आगे बढ़ेंगे ताकि बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम बचा पाए। डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, जो कि हमें हेल्प करेगा कि जेनेटिक डेटा जो है ऑर्गेनिजम्स का वो हम ग्लोबल स्टेज पे एक डेटाबेस क्रिएट कर पाए। एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे रिगार्डिंग दी बायोडाइवर्सिटी गोल्स एंड कैसे उसकी हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं। सो कैली इन कोलंबिया COP16 फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, is AI reshaping the world and how to un-AI our world? सो AI जो है डेफिनेटली बहुत सारे सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, चीजों को फास्टर बना रहा है, एफिशिएंट बना रहा है एंड और एक्यूरेट बना रहा है। रीशेप कैसे कर रहा है AI? ऑटोमेशन लेके आ रहा है। 24/7 AI पावर्ड चैटबॉट्स होते हैं जो कि कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्पीड भी ऑटोमेशन करने की वजह से हम फास्टन अप कर सकते हैं। हेल्थ केयर एडवांसेस जो हैं वो AI को हेल्प करती हैं तो डायग्नोस द डिजीजेस अर्लियर एंड ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हम उनकी स्क्रीनिंग कर पाए। बट डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में तो AI रोल प्ले कर रहा है, बट यहाँ पे इशू क्रिएट होता है कि जो AI है अन AI कैसे करे हम वर्ल्ड को। मतलब जो AI है वो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारे वर्ल्ड को, बट क्या हम AI के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो सकते हैं? कैसे रिड्यूस करें हम AI के इन्फ्लुएंस को इन सर्टेन एरियाज? जैसे कि AI को प्रमोट करने के साथ साथ हम ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल लेके चलें जिसमें मेंटल हेल्थ थेरेपी, एजुकेशन, आर्ट्स एंड ऑल्सो ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक इकोसिस्टम बना पाएंगे जहाँ पे AI भी एग्जिस्ट करता है बट ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल के ऊपर। So we have to use AI. We do not have to depend on AI. डिजिटल मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है कि रिलायंस जो है हमारे टेक्नोलॉजी पे उसको हम रिड्यूस करें एंड जो पीपल हैं दे आर कॉन्शियसली engaging with AI, not just because of the algorithm and not just because of the unaccounted use. So AI free zones हमें establish करनी चाहिए जिसमें क्लासरूम, वर्क प्लेसेस, सोशल स्पेसेस आ जाते हैं, बट देन अगेन व्हेन इट इज नेसेसरी इट शुड बी यूज्ड because definitely it is bringing transformation in various sectors. Then next is regarding how India powers ServiceNow's global generative AI innovation. तो जेनरेटिव एआई में हम इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस प्रोड्यूस करते हैं दैट आर वेरी क्रिएटिव, डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे चैट जीपीटी यूज करके। एंड यहाँ पे 40% ऑफ जो कॉपरेशन है ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग हैपन फ्रॉम इंडिया। सो $9 billion सर्विस नाउ एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर जायंट है, इंडिया में कहीं ना कहीं नया है। तो क्या क्या कर रहा है ये कंपनी? बेसिकली एआई को पुश कर रहे हैं। 350 न्यू जेनरेटिव एआई इनोवेशंस को इन्होंने डेवलप किया है जो कि इंडिया के भी डेवलपमेंट सेंटर्स को हेल्प करेगा इन वेरियस सेक्टर्स। सो एआई के साथ साथ कैसे एआई को हम इंटीग्रेट करेंगे एग्जिस्टिंग वर्क फ्लो में जहाँ पे लोग एक्चुअली वर्क करते हैं,
कैसे इन टूल्स को यूज करेंगे, कैसे स्विच करेंगे टू एआई, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। कितना एआई टूल जो हम डेवलप कर रहे हैं वो रेलेवेंट है। नॉलेज ग्राफ मतलब एक यूनिफाइड डेटा आर्किटेक्चर दैट कनेक्ट्स वेरियस इंटरप्राइज सिस्टम्स, जहाँ पे जो कस्टमर है इट कैन आस्क अबाउट इट्स क्वेरीज, एंड एआई जो है इट कैन स्टिमुलेट एक्सेस रिगार्डिंग द डेटा, what is the status, what is the warehouse data, what are the financial information। so यहाँ पे एआई का रोल आ सकता है। एंड ऑल्सो इंडिया को हेल्प करेगा टू सपोर्ट दिस सेंटर टू बिकम द कंपनीज लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट हब। सो जो इंडियन एम्प्लॉयज हैं दे रिप्रेजेंट मोर देन 20% ऑफ द सर्विस नाउस ग्लोबल वर्कफोर्स। सो ऑलरेडी इतने लोग एम्प्लॉयड हैं इन दिस सेक्टर, एंड सोल्यूशन ऑफर करता है फ्रॉम टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय सर्विसेज, कस्टमर ऑपरेशन। सो बेसिकली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन है उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे इनके सॉफ्टवेयर्स यूज करके। तो जनरेटिव एआई के लिए सर्विस नाउ। नेक्स्ट इज हाउ एआई मेंटर्स कैन बी यूज टू मेक डिसीजंस एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। तो एआई मेंटर्स का क्या रोल हो सकता है? सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन को पर्सनलाइज करने में हमें हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं डेटा ड्रिवन या रिसर्च ड्रिवन रिकमेंडेशन हमें देंगे। एक पूरा ट्रेंड हमें पता चल सकता है, जैसे प्रॉम्प्ट नोटबुक एलएम की यहाँ पे बात हो रही है। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है, बट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्चुअल एसेट्स हैं जिन, इसके साथ साथ फेक करिकुलम, फेक नॉलेज, फेक इंफॉर्मेशन का होना भी एक चैलेंज हो जाता है। बट कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेशन हम प्रमोट कर सकते हैं। बट इसी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जिसमें इंडिजिनियस एल्गोरिदम का होना जरूरी है, क्योंकि बायस्ड एल्गोरिदम हो सकता है जिस कंट्री ने बनाया है, जो होम कंट्री है उस एल्गोरिदम के, उसके रिगार्डिंग। इसके साथ स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है कि एआई मेंटर्स जो हैं वो क्रिटिकल होंगे थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए, तो उसमें उनका रोल होना जरूरी है। एंड देन कैसे जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग है, क्या हम उसके साथ अडेप्ट कर सकते हैं? क्या एआई मेंटोर्स एक ह्यूमन टीचर को रिप्लेस कर सकते हैं? कहना मुश्किल होगा, बट हम कह सकते हैं कि एआई मेंटर्स जो हैं वो डेफिनेटली एड कर सकते हैं टीचर्स को, ताकि एक ह्यूमन टच भी रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहे, एंड फैक्ट्स एंड ट्रेंड्स के लिए हम एआई मेंटर्स को यूज कर पाए, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर कम टाइम में बच्चों को मिल पाए। Then next is a very important article zeroing in on methane diplomacy at COP29. COP29 in will be taking place in Baku, Azerbaijan, जहाँ पे different pledges included हैं. For example, increasing the battery storage capacity by sixfold. Also expanding the electricity networks and cutting the methane emissions from organic waste. जो 30% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है इट इज फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ मीथेन, एंड जो मीथेन है इट इज 28 टाइम्स, इट इज हैविंग 28 टाइम्स ग्रेटर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज 84 टाइम्स मोर पोटेंट ऑन अ 20-year टाइम स्केल। मीथेन, इंडिया मीथेन का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, एंड बेसिकली सबसे ज्यादा मीथेन जो है वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक सेक्टर से आती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के डोमिनेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं रीजन है कि इंडिया ने भी मीथेन प्लेज साइन नहीं की थी, क्योंकि एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक सेक्टर में हमें बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे, एंड वो डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं? तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स इसके होते हैं ऑन द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। एंड 2020 में भी हमने देखा कि 2 week फायर जब हुई थी एट दिल्ली Bhalswar dump site, it led to particulate matter concentration reaching 30% or 70% above the baseline levels. So quality, जो हमारी एयर क्वालिटी है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई थी।
तो डोमिनेंस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का, पर्टिकुलरली लाइफ स्टॉक और राइस कल्टीवेशन, जहां से सबसे ज्यादा मीथेन एमिशन आता है। सो क्या हम कर सकते हैं? ग्लोबल मीथेन प्लेज दैट इज बीइंग चैंपियन बाय यूएस एंड यूरोपियन यूनियन एट COP 28। जब इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था, तो वो फिर से डिस्कस किया जाएगा। यूएस चाइना मीथेन पार्टनरशिप की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि पहले ऐसा नहीं था, बट अभी कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। एंड इंडिया भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में हेल्प ले सकता है, असिस्टेंस में हेल्प ले सकता है फ्रॉम अदर कंट्रीज टू बिल्ड इट्स कैपेसिटी फॉर रिड्यूसिंग द एमिशंस इन द वेस्ट सेक्टर पर्टिकुलरली, जहां से 14% ऑफ द मीथेन इज प्रोड्यूस्ड। सो एग्रीकल्चर सेक्टर से तो मीथेन एमिशन आता ही है, बट वेस्ट सेक्टर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उधर से भी मीथेन एमिशन आता है। एग्जाम्पल इंदौर मध्य प्रदेश का हम ले रहे हैं, जहाँ पे एक लार्ज बायोमीथेन प्लांट जो है इट विल बी सेटअप एंड इट विल बी प्रोड्यूसिंग फ्यूल फॉर द बसेस। सो ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस का लाना बहुत जरूरी है इन दी कंट्री। इसके अलावा गोबर्धन स्कीम दैट इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम, जहाँ पे जो कैटल वेस्ट है उसका यूटिलाइजेशन होगा एंड क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन होगा इन दी विलेजेस ओनली। तो स्मॉल लेवल पे विलेज पंचायत जो हैं वो हेल्प कर सकती हैं इसको सेटअप करने में। एंड डिफरेंट स्कीम्स भी हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। इसके अलावा नमसा दैट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि इंक्लूड करता है मीथेन रिडक्शन टेक्निक्स को, जिसमें राइस कल्टीवेशन आ जाता है, जो सिग्निफिकेंटली हमको हेल्प करेगा। एंड नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, वो भी यही प्रमोट करता है कि ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन कैसे करें, सिलेज मैन मेकिंग कैसे करें, shaft cutting कैसे करें, and the total mixed ratio ration to reduce the overall methane emission from livestock. So एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें राइस कल्टीवेशन आता है, लाइव स्टॉक सेक्टर जहाँ पे हम जो वेस्ट है उसको यूज करके क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड देन ऑल्सो जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर है, वहां पे भी हम बायोइथेन प्लांट्स को सेटअप कर सकते हैं। Then next is regarding Nilgiris as a shared wilderness. So Nilgiris unique ecosystem है अपने आप में ही, 5,500 किलोमीटर स्क्वायर्स में फैला हुआ है इन दी स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। यूनेस्को ने बायोस्फीयर, इसको फर्स्ट यूनेस्को बायोस्फीयर डिक्लेयर किया गया था इन दी कंट्री। इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे ही नीलगिरी जैसे यूनिक इकोसिस्टम्स को प्रमोट करना एंड उनको सेफ गार्ड करना। सो यहाँ पे 3 हिल स्टेशंस की बात हो रही है, स्पेसिफिकली ऊटी, कुन्नूर और कोटागिरी, जो कि एक अट्रैक्टिव टूरिज्म स्पॉट भी हैं। सो कैसे इनको कार्बन न्यूट्रल कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट भी आ जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन में। कैसे हम उनको कम कर सकते हैं? टी प्लांटेशन यहाँ पे है, इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं जिसमें टोडा कम्युनिटी आती है जो कि ब्लू माउंटेन्स पे रहती है। इसके अलावा लैंटाना, कमारा कैसे, और पाइन ट्रीज, इनको ऐसी इन्वेसिव स्पीशीज को कैसे हम प्रमोट करेंगे, कैसे हम इनको सेफ गार्ड करेंगे। ऑल्सो शोला ग्रासलैंड। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हो जाते हैं जो नीलगिरी में हमको देखने को मिलते हैं। इस बायोडाइवर्सिटी और इस वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरास भी हमने लगाए हैं। ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए हमने स्टेप लिए हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का रोल आ जाता है इसके अंदर, जिसमें नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन आता है, WWF। बट यहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज भी इंटीग्रेट करें, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जिसमें मोबाइल बेस्ड फोन बेस्ड अलर्ट्स यूज कर रहे हैं। हमने सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए हैं। इसके अलावा ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए हम एनिमल्स की GPS ट्रैकिंग भी करते हैं। तो ऑलरेडी हमें पता चल जाता है, एंड ये जो ट्रैकिंग है ये हमें जो इलीगल पोचिंग हो रही है उसके बारे में भी बताती है।
सो पोचिंग को भी ट्रैक करने में हेल्प कर रहा है हमें टेक्नोलॉजी, एंड कहीं ना कहीं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी कम करने में हेल्प कर रहा है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है 2022, जहाँ पे ये बोला गया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं दे बिलोंग टू द स्टेट। सो ये परसेप्शन होता है कि जो एनिमल है वो बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट पूरे कम्युनिटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो प्लांट ओनर्स हैं, जो विलेजर्स हैं, कॉमनर्स हैं, सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हेल्दी इन्वायरमेंट हम मेंटेन करके आगे चलें। तो जो फीजिबल टेक्नोलॉजी है उसका यूज होना चाहिए। साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंटल और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, ये पॉइंट हम हमेशा मिस कर देते हैं। सो रॉक आर्ट जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स से बनाई जाती है टू सेलिब्रेट द कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, चारकोल और चौक का यूज किया जाता है। अभी बोलते हैं हम कि कैमरास एंड पिक्सल ने कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया है। तो समाज, सरकार एंड बाजार कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रेशियस नीलगिरीज को विद द यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग। यंगर जनरेशन को भी हम इनकलकेट कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। सिर्फ किसी एरिया का प्रोटेक्टेड डेजिग्नेट करना जरूरी नहीं है, बट ग्राउंड लेवल पे जो कम्युनिटीज हैं उनके उनके अंदर अवेयरनेस का बढ़ना जरूरी है। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कंजम्पशन एंड फूड इन्फ्लेशन। मेजर हाइलाइट्स यहाँ पे जो डिमांड है इन दी अर्बन इंडिया एंड रूरल इंडिया, उसको हम देख सकते हैं। अर्बन इंडिया के अंदर स्लाइट डिक्रीज हमने देखा है इन दी कंज्यूमर डिमांड, वाइल रूरल डिमांड जो है उसमें हमने ग्रोथ देखी है, जिसमें टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, इनकी जो इनके ऊपर जो स्पेंडिंग है बेसिकली वो इंक्रीज हुई है। फूड इन्फ्लेशन की भी बात करते हैं तो हाई फ्लू फूड इन्फ्लेशन रूरल हाउस होल्ड को भी इम्पैक्ट कर ही रहा है, इसके साथ साथ अर्बन वंस को भी कर रहा है, बट रूरल में ज्यादा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। ऑल्सो जो रूरल इन्फ्लेशन है इन दी फूड एंड बेवरेजेस 8% तक पहुंच गया है, एंड अर्बन में 5% तक हम देख रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन हैज contributed 73% to the headline rural inflation, that is 56% of the headline urban inflation. So सिर्फ हाउसिंग से ही लेके नहीं, वेजिटेबल से ही लेके नहीं, फूड बेवरेजेस बल्कि नॉन फूड आइटम्स भी जो हैं हर चीज में हमें इन्फ्लेशन अभी देखने को मिल रहा है। पर्सनल केयर हो वो रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्ट ये भी करता है कि डिफरेंट कंजम्पशन प्रायोरिटीज भी हैं रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में। जहाँ पे ऑटोमोटिव सेल बड़ी है रूरल एरियाज के अंदर, वैसे ही इसेंशियल चीजें जो है, इसेंशियल गुड जो है जैसे फ्यूल, लाइट, क्लोथिंग, फुटवेयर, इन सब में हमने देखा है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है। सो डिस्पैरिटी है हमारे इन्फ्लेशन इम्पैक्ट के अंदर। रूरल एरियाज को ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है फूड इन्फ्लेशन की वजह से, एंड कहीं ना कहीं रूरल और अर्बन में जो कंजम्पशन है, जो स्पेंडिंग है, रूरल एरियाज में ज्यादा है ऑन दी इसेंशियल्स, वाइल अर्बन एरियाज की जब हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन नॉन इसेंशियल कैटेगरीज में ज्यादा देखी जाती है। सो ये मेजर की हाईलाइट। देन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी विवेक देब्रॉय, who was the chairman of PM Modi's Economic Advisory Council, has died at 69 years of age. इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इकोनॉमिक और पॉलिसी मेकिंग के अंदर। इनकी जो लेगेसी है ऑफ इंटेलेक्चुअल रिगर वो दिखाती है कि कितना डीप इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट इनका था। स्कॉलरशिप हो या एबिलिटी टू स्पीक हिज माइंड हो, इवन ऑन द कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, बहुत डाइवर्स एरियाज में इनका काम रहा है। जैसे कि रामायण महाभारत एंड जो पुराण है हमारे चार वेदा है, उनके भी ट्रांसलेशन इन्होंने किए हैं, सेवरल बुक्स उन पे लिखी हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड, हिस्ट्री कल्चर से रिलेटेड, पॉलिटिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजों पे भी इन्होंने स्कॉलरली वर्क किया है। ही हैज contributed significantly in the areas of legal reforms, manufacturing competitiveness, reforms in the Indian railways, income and social inequality, also in infrastructural financing. इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल उनके मेंबर थे, एंड वहां पे सिग्निफिकेंट इन इश्यूज को
के ऊपर स्ट्रैटेजिक एडवाइस उन्होंने प्रोवाइड की है, डीप रिफॉर्म लाने में, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने में हेल्प की है। सो डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं इनके पूरे ही जर्नी के अंदर, एंड बहुत सारे लेसन्स हैं जो हम इनसे सीख सकते हैं। इनका जो ग्रिट था, जो लास्टिंग इम्पैक्ट था, विलिंगनेस थी ओवर द बोर्ड जाने की, एंड ऑल्सो एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन को ये वैल्यू करते थे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ये वैल्यू करते थे। तो उनकी यूनिक एबिलिटी थी टू ब्रिज स्कॉलरशिप एंड प्रैक्टिकल पॉलिसी मेकिंग। इन दोनों चीजों के कनेक्ट में हमेशा अपना माइंड को स्पीक करते थे, अपने आइडियाज को पुट अप करते थे इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। एंड कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल हमारे लिए हो सकते हैं कि कैसे इंटेलेक्चुअली रिगर एंड अपफ्रंट होने के साथ साथ आप एक डीप इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। देन इम्पोर्टेंट, अडॉप्शन वर्सेस फॉस्टर केयर। सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस क्या है अडॉप्शन और फॉस्टर केयर में। जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, he or she is permanently separated from the biological parents। तो परमानेंट सेपरेशन होता है इन दी अडॉप्शन। बट फॉस्टर केयर की जब हम बात करते हैं तो टेम्पररी केयर में हम रखते हैं, जिसमें 1 साल तक पहले हम देखते हैं फैमिली के साथ चाइल्ड को प्लेस करते हैं, बट अगर 18 से ज्यादा एज है चाइल्ड की तो 1 ईयर से ज्यादा टाइम के लिए लॉन्ग टर्म फॉस्टर केयर में भी हम रख सकते हैं। यहाँ पे मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइन 2024 वो ये बोलती हैं कि फॉस्टर केयर जो है वो टर्मिनेट हो सकता है अगर चाइल्ड के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दी कस्टडी, गिविंग कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। इसके अलावा स्टेप्स क्या क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है टू फॉस्टर, टू फॉस्टरिंग। सबसे पहले कारा वेबसाइट है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेप्स लिए जाते हैं, एंड ऑल्सो CWC का रोल आता है जिसको हम अभी देखेंगे। सो फॉस्टरिंग की जब बात करते हैं इंडिया के अंदर तो एक लेस ट्राइड या लेस लिटिल नोन ऑप्शन कंसिडर किया जाता है इन दी अडॉप्शन। अडॉप्शन एंड फॉस्टरिंग को गवर्न करने के लिए एक्ट है, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। यहाँ पे बेसिकली फॉस्टरिंग को एक मेक शिफ्ट पेरेंटिंग अरेंजमेंट बताया गया है, कैसे राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्या राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं ऑफ द बायोलॉजिकल चाइल्ड, इनहेरेंट राइट्स क्या हैं, कैसे सरनेम एंड पेरेंटहुड वर्क करेगा, उसके बारे में गाइडलाइन देता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कारा, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो कि नोडल अथॉरिटी है एंड अडॉप्शंस के ऊपर ही बेसिकली काम करते हैं। So there are only 2,159 children who are declared legally free for adoption by CWC, that is Child Welfare Committee। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कोई विजिट ही नहीं करता है। सो डेटा हम देख सकते हैं यहाँ पे, while the other may be orphaned, abandoned or surrendered even after the adoption। तो ये एक चैलेंज आ जाता है बच्चों के लिए। 16,000 से ज्यादा चिल्ड्रन आर इन दी फॉस्टर केयर इन द कंट्री। बट यहाँ पे जरूरी है अडॉप्शन एंड फॉस्टर केयर का रोल इन शेपिंग द लाइफ ऑफ दीज चिल्ड्रन, बिकॉज जो इंस्टीट्यूशनल केयर है उससे हम फैमिली की वार्मथ को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सो फैमिली का होना जरूरी हो जाता है, एंड जो केयर गिवर फैमिली होती है इट इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अ मंथली ग्रांट ऑफ 4,000 पर चिल्ड्रन, पर चाइल्ड। सो जो कारा है, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उनकी ऑनलाइन पोर्टल भी है जहाँ पे आप फॉस्टर केयर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सो सिंप्लीफाई भी करने की कोशिश की गई है इस पूरे फॉस्टरिंग के प्रोसेस को। एंड ये जो गाइडलाइन है ये हाईलाइट करती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, जो कि जिसका एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पे उस स्टेट के जो भी लोग हैं वो वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं टू अडॉप्ट और टू फॉस्टर केयर, फॉर फॉस्टर केयर। अब यहाँ पे गाइडलाइन आ जाती है, डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं। सो कारा की जो वेबसाइट है यहाँ पे आप सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं फॉस्टर केयर के लिए,
जो एप्लीकेंट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इनकम, रेफरेंसेस फॉर फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ गुड स्टैंडिंग, ताकि कम्युनिटी वेरिफिकेशन मिल पाए। इसके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है, जो कि शॉर्ट लिस्ट करती है फिर पेरेंट्स को फॉर चिल्ड्रन हु आर एलिजिबल फॉर फॉस्टर केयर। बट यहाँ पे अब इशू आता है कि कैसे हम सेफ्टी मेंटेन कर पाएंगे, हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो CWC है वो मंथली इंस्पेक्शन भी करता है टू दी फॉस्टर फैमिलीज, एंड उसके बाद इंस्पेक्शन करने के बाद ही वो ऑर्डर को एक्सटेंड करते हैं फॉर ओवर अ ईयर एट अ टाइम until the child turns 18। सो जो CWC है वो ऑर्डर पास करती है फॉर प्लेसमेंट ऑफ फॉस्टर केयर एंड फॉर फैमिली साइनिंग, ताकि फॉस्टर केयर को लीगलाइज किया जा सके उनके लिए। एंड आफ्टर 2 years ऑफ फॉस्टर केयर विद द सेम फैमिली इफ द चाइल्ड इज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। सो CWC डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का रोल आ जाता है, एंड कारा उसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहां पे आप सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस अडॉप्शन और फॉस्टर केयर के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अडॉप्शन जो है वो परमानेंटली सेपरेट कर रहे हैं, फॉस्टर केयर जो है वो टेम्पररीली केयर में रख रहे हैं इन दी ऑफ विद दी फैमिली। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अक्टूबर ऑफ 2024 was the warmest on record for India। सो क्यों है सेंट्रल इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वहां पे भी हमने देखा है कि जो मेन टेम्परेचर है वो मोर देन एवरेज है। सो विंटर्स के आने में इम्पोर्टेंट रोल होता है लानीना का, that is associated with periodic cooling of ocean surface temperatures in the central and east central equatorial Pacific region। So जो ला नीना है it is usually linked with the fall in temperature, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं कहीं ना कहीं। एंड इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया है बेसिकली कश्मीर के अंदर हमें स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। तो IMD ने वॉर्न भी किया है ऑफ 4 लो प्रेशर सिस्टम्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड इन अक्टूबर, जिसकी वजह से जो विड्रॉल ऑफ समर है वो डिले हो सकता है। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में भी बेसिकली हमें डिले देखने को मिल सकता है। सो विंटर्स के आने में इंपॉर्टेंट रोल होता है ला नीना का, दैट इज इम्पोर्टेंट। ला नीना नवंबर एंड दिसंबर में प्रिडिक्ट किया है, दैट मीन्स नवंबर एंड दिसंबर में हार्शर विंटर देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली इन दी नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। Next, worldly wise, the business of a statistician is to catalyze the scientific learning process। मतलब जो स्टेटिशियन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइंटिफिक नॉलेज को एडवांस करने में, क्योंकि वो टूल प्रोवाइड करते हैं हमें जिसमें हम साइंटिफिक नॉलेज को एडवांस कर सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट करना है, क्या मेथड यूज करना है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट डेटा, जो डेटा है कैसे सेंस बनाए हम उस डेटा की, क्योंकि डेटा तो रैंडम हो सकता है बट कैसे उसको विजुअलाइज करें, कैसे एक प्रिडिक्शन मॉडल उसको यूज करके हम बनाएं। तो सिर्फ उसको करेक्ट कलेक्ट करना ही नहीं बट डेटा को एनालाइज करने वाला जो पार्ट है वहां पे साइंटिफिक बेसिकली साइंटिफिक लर्निंग प्रोसेस में वो हमें हेल्प करते हैं। अब ये डिफरेंट सेक्टर्स में हो सकता है, ये मेडिकल सेक्टर में भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्लाइमेट साइंस में हो सकता है जहाँ पे स्टेटिशियंस वर्क करते हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं इतने बड़े अमाउंट में डेटा को, टेम्परेचर चेंजेस क्या हो रहे हैं, एंड फिर एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हैं। एग्रीकल्चर स्टडीज को या फिर क्वालिटी कंट्रोल की भी जब हम बात करते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहां पे भी ये हेल्प कर सकता है कंपनीज को ताकि वो एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए। सो डेटा जो डेटा है उसको हम यूज कैसे करें उसमें स्टेटिशियंस जो हैं वो हेल्प करते हैं हमको, वरना डेटा कैन ऑल्सो बी रैंडम, इट कैन बी ऑफ नो यूज इफ इट इज नॉट एनालाइज्ड। देन द रोल ऑफ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटीज इन द US इलेक्शन। Small but rich Indian American community votes and why? So जो population है of Indian Americans it is approximately 5.2 million and is the second largest immigrant community in the United States। 7 battleground 7 जगह पे ज्यादा देखा जाता है, एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, जहाँ पे देखा जाता है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है वहीं पे ज्यादातर कंसंट्रेशन है इंडियन अमेरिकन्स का।
फॉर एग्जाम्पल एटलांटा, जॉर्जिया, फिलाडेल्फिया, पेनिसवेलिया एंड ऑल्सो नॉर्थ कैरोलिना। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं इवन इन द इलेक्शन। अमेरिकन पॉपुलेशन, लेस देन 2% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन। सो एवरेज इनकम जो है, एनुअल हाउस होल्ड इनकम इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 करोड़, which is more than double of that country as a whole. So rich community है, 47% of the respondents जो हैं the support in support of Democrats, 56% दूसरे पार्टी में हम 15 से 21% हम रिपब्लिकन के सपोर्ट में देख रहे हैं। इसके अलावा इलीगल इमिग्रेशन का चैलेंज है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का चैलेंज है। 67% जो इंडियन अमेरिकन विमेन हैं, they said they intended to vote for Harris, Kamala Harris. So इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी 1.3 करोड़ इनका एनुअल इनकम है, जो कि डबल है उस कंट्री से, उस कंट्री के एवरेज से, एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज में रिसाइड करते हैं बेसिकली। सो इम्पोर्टेंट इनका रोल हो सकता है, पॉलिटिकल डोनेशन में भी बोल सकते हैं हम, कम्युनिटी इंगेजमेंट के अंदर बोल सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं एक हाई रैंकिंग, हाई पोजीशन होल्ड करते हैं इंडियन अमेरिकन, तो उनका रिप्रेजेंटेशन और उनका इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। डिफरेंट इश्यूज के लिए पुश करती है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, जैसे कि इमिग्रेशन के प्रोसेस में रिफॉर्म लेके आना, या फिर हेल्थ केयर जो कि काफी कॉस्टली है, एजुकेशन सेंट्रिक रिफॉर्म्स के लिए डिमांड करती है। The next is regarding the solutions to Delhi's pollution lies in the institutional reforms. इस बार हमने पहली बार ऐसा देखा है कि दिवाली के बाद जो पोल्यूशन लेवल था वो कम था कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस ईयर्स। सो हमने देखा कि जो फार्मर्स हैं, हम हमेशा फार्मर्स के स्टबल बर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं कि उसकी वजह से ही पोल्यूशन बढ़ रहा है इस टाइम पे, बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम कई बार उतना प्रायोरिटी नहीं देते, जैसे कि रेजिडेंशियल बर्निंग ऑफ फायरवुड, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे, तो फायरवुड का बर्निंग भी बढ़ जाता है। इसके अलावा डंग फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, काउ डंग की को यूज करना, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज दैट आर लोकेटेड, जहाँ पे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स लोकेटेड हैं। कंस्ट्रक्शन डस्ट, जो रोड्स हमने देखा स्पेसिफिकली इन दिल्ली जो कि रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किए गए, उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। रोड से डस्ट आता है क्योंकि डग अप हैं रोड्स हमारे, जिसकी वजह से ट्रैफिक होता है, व्हीकल एग्जॉस्ट फ्यूम्स एंड वेस्ट बर्निंग से भी पोल्यूशन आता है। तो ये भी बहुत बड़े सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, जिन पे हम इतना ध्यान नहीं देते एंड हमेशा स्टबल बर्निंग के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो ये आर्टिकल यही हाईलाइट कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल रोल जो है, दैट is the core, that will be the core in curbing the seasonal spike in the pollution levels. Commission for Air Quality Management, NCR एंड adjoining एरियाज के लिए, जहाँ पे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट मैंडेट के साथ आते हैं कि कैसे हम टैकल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। बट कुछ चैलेंजेस है, जैसे सिग्निफिकेंट बजट नहीं है, बजटिंग और ज्यादा होनी चाहिए फॉर द एयर पोल्यूशन स्पेसिफिकली। इसके अलावा साइंटिफिक स्टाफ, जैसा कि हमने बोला, डेटा हमारे पास आ जाता है फ्रॉम द पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर्स, बट कैसे उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे एंड कैसे उस डेटा का हम यूज करेंगे वो जरूरी हो जाता है। उसके लिए साइंटिफिक स्टाफ का होना, रिक्रूटमेंट होना जरूरी है। साइंटिफिक जस्टिफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन, ये कीवर्ड। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी भी जरूरी हो जाती है कि नया रेगुलेशन लाएं, कैसे जो सारे फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हम ध्यान दें रादर देन जस्ट बीइंग फोकस्ड ऑन दी स्टबल बर्निंग। सो सिर्फ फार्मर्स के ऊपर ही हम बर्डन नहीं डाल सकते इस चीज का, ये सिर्फ उनको फाइन करने से कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पोल्यूशन है वो कम नहीं होगा,
क्योंकि अभी भी अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं तो इट इज इन दी सीवियर कैटेगरी ओनली। सो कैसे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो क्लियर इंसेंटिव होना जरूरी है, एक पोल्यूशन परमिट ट्रेडिंग सिस्टम का एस्टैब्लिश होना जरूरी है, ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है इन दी सिटीजन्स की काउ डंग को यूज ना करें फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। एंड जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है, कैसे हम कंप्लायंस मेक श्योर कर सकते हैं इन दी अपकमिंग टाइम टू मेंटेन दी क्लीन एयर इन एनसीआर एंड ऑल्सो इन दी एडजॉइनिंग एरियाज। यहाँ पे हमने लंदन का भी एग्जाम्पल लिया है कि कैसे 19th सेंचुरी में इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। हाई पॉपुलेशन था दैट वॉज बर्निंग कोल एंड फायरवुड टू कीप देम वार्म। 1952 में हमने देखा भी कि 4,000 पीपल डाइड ऑफ एयर पोल्यूशन इन लंदन, जब टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा था। एंड टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से जो स्मॉग था वो वहीं पे ही बेसिकली स्टिर हो गया था, कहीं जा नहीं रहा था, डिसअपियर नहीं हो रहा था। सो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि अभी के टाइम पे जो लंदन है इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट बिग सिटीज इन द वर्ल्ड। सो लंदन मॉडल हम यूज कर सकते हैं कि उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ टैकल करने के लिए। देन नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन किक्स ऑफ एट ले इन लद्दाख। सो यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो ह्यूमन मिशन होने वाला है उसके लिए जरूरी है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में, एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम टेम्परेचर ड्रॉप के अंदर कैसे हम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्स या फिर मून के ऊपर जो कंडीशन है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंडीशंस हैं, उनकी हम प्रैक्टिस कहीं ना कहीं करेंगे, कहीं ना कहीं अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए लेह लद्दाख में देखा जाएगा कि कैसे इतने एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन भी लो होता है हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं। सो बेसिकली एक तरीके से प्रैक्टिस हम बोल सकते हैं लेह लद्दाख के अंदर होगी। देन वाई पोस्ट दिवाली दिल्ली वॉज क्लीनर दिस ईयर, वार्मर एंड विंडियर। सो दो स्पेसिफिक रीजन है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वार्मर टेम्परेचर जो कि आईएमडी ने बताया। सो जो लेयर्स हैं पॉल्यूटेंट्स की वो डिस्पर्स हो गई। पहले जब टेम्परेचर कम हो जाता था, इन्वर्जन ऑफ हाइट होता था, मतलब जो पोल्यूटेंट्स थे वो ऊपर की जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वहां पे डिस्पर्स नहीं हो पाते थे, एंड जो लोअर लेयर है वहीं पे कॉम्पैक्ट होके रहते थे, जिसकी वजह से स्मॉग हमें देखने को मिलता था पोस्ट दिवाली इन द दिल्ली। इसके साथ स्ट्रॉन्ग विंड्स देखा गया इस पर, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है उसका डिस्पोजल हो गया, एंड बेसिकली हमने स्मॉग का फॉर्मेशन भी नहीं देखा, एंड वी सॉ सनलाइट ऑन द नेक्स्ट डे। सो ये दो रीजन हो सकते हैं। वार्मर टेम्परेचर था जिसकी वजह से इन्वर्जन हाइट फिनोमेना हुआ, एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स थे जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इट इम्प्रूव्ड। सो टॉक्सिक ग्रेन्स, कूडो ग्रेन, ये हम देख ही चुके हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी के अंदर, जहाँ पे टॉक्सिक ग्रेन्स के कंजम्पशन की वजह से एलिफेंट की हमने बेसिकली डेथ देखी। तो इसको हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब फूड एडल्ट्रेशन होगा एंड वो मार्केट में आएगा तो कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ पे एलिफेंट्स का लिवर, लंग, इंटेस्टाइन एंड किडनी इट वाज सीवियरली डैमेज्ड। सो कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि जो अडल्ट्रेटेड फूड है, फूड आइटम है, टॉक्सिक ग्रेन है वो मार्केट में ना आए, एंड स्पेशल टास्क फोर्स भी कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे स्टैब्लिश की गई। तो इसको भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन एमपी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है उसको हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट करता है अडल्ट्रेटेड फूड। देन ये आर्टिकल एक यूनिक पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है रिगार्डिंग स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में हम हमेशा बिहेवियरल चेंज, सिटीजन के रोल की बात करते हैं, बट जो सैनिटेशन वर्कर हैं कहीं ना कहीं वो इनविजिबल रह जाते हैं। जो पीपल सेंटर्ड अप्रोच है वो पीछे रह जाती है, एंड एक तरीके से जो स्टिग्मा है कि जो दलित है, लोअर लोअर क्लास कम्युनिटी है, वही मैनुअल स्कैवेंजिंग करती है। सो मैनुअल स्कैवेंजिंग ऑफिशियली बैंड है इंडिया के अंदर, बट तब भी इट इज स्टिल बीइंग प्रैक्टिस्ड। सो 400 पीपल
died while cleaning septic tanks and sewers from 2018 to 2023. सो इन सैनिटेशन वर्कर्स का रोल कई बार इनविजिबल रह जाता है एंड हम स्कीम के अंदर इनकी बात नहीं कर पाते. पुअरली कंस्ट्रक्टेड टॉयलेट्स, सेप्टिक टैंक्स, ड्रेन्स जो कि चोक हो जाते हैं, ओवरफ्लो करते हैं. 28% ऑफ इंडियाज अर्बन सीवेज इज ट्रीटेड, ओनली 28%. इसके अलावा जितना भी सीवेज वेस्ट है वो डायरेक्टली रिवर, सी या स्ट्रीम्स में रिलीज कर दिया जाता है. सिर्फ 28% ही हम ट्रीट कर पाते हैं. सैनिटेशन जो है वो ह्यूमन राइट है, पब्लिक गुड है, क्रिटिकल है फॉर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी. इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं सभी एस्पेक्ट्स को हम पिक्चर में लेके आए. 43% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इट लैक्स एक्सेस टू सेफ सैनिटेशन. तो सेंट्रलाइज्ड कैपिटल इंटेंसिव सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का होना जरूरी है इन दी मेगा सिटीज, स्पेसिफिकली इन दी मेगा सिटीज. हर जगह ही होना जरूरी है. नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन एंड ग्रामीण, अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, ये सारे ही स्कीम, सारे ही मिशन हमें हेल्प कर रहे हैं एक ओडीएफ फ्री कंट्री की तरफ बढ़ने के लिए, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. जिसमें जो ओडीएफ है, ओपन डेफिकेशन है, उसका प्रेवलेंस वर्ल्ड में इंडिया के अंदर हाईएस्ट है. अंटिल 2014 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अबाउट 600 मिलियन डेफिकेटिंग आउटडोर्स. सो ये दिखाता है कि हम बिहेवियरल चेंज तो लेके आए ही हैं, हमने चीजों को इम्प्रूव किया है. उसके साथ साथ ओडीएफ प्लस पे भी हमने ध्यान दिया है कि हमने डिस्पोजल तो कर दिया बट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास ताकि इस वेस्ट को हम कलेक्ट कर पाए और उसको देन ट्रीट कर पाए. सो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, दलित एंड स्पेसिफिकली सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर ऑफ दी सेप्टिक टैंक्स, ड्रेन्स, टॉयलेट्स, तो उनको भी ड्यू रिगार्ड मिलनी चाहिए. नमस्ते स्कीम हमारे पास है, वो भी यही एम्फेसाइज करती है कि सेफ्टी एंड स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए वर्कर्स के पास, ताकि जो हार्म है उनको भी जो पहुंच रहा है वो हम कम से कम कर पाए, उनको सेफ्टी इक्विपमेंट हम प्रोवाइड कर पाए. पीपल सेंट्रिक, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल अप्रोच के साथ हम आगे जाएं. फीकल स्लज जो है इट इज रिच इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो एक सर्कुलर इकोनॉमी हम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें रीयूज कर सकते हैं हम. तो जो स्लज है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू बायोगैस और टू फर्टिलाइजर एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ब्राउन गोल्ड. So lack of attention है in the critical roles that is performed by these marginalized formal and informal sanitation workers. Local municipalities का रोल आ जाता है बेसिकली इनकी सेफ्टी को लेके भी एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके. एक अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, डेटा होना चाहिए कि इंटायर जो सैनिटेशन चेन है जिसमें इनविजिबल मैनुअल वर्कर्स हैं, डिफरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को हम इंक्रीज कर पाए और लॉन्ग टर्म स्पेशलाइज्ड एफर्ट हम लगा पाए. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम. सो ट्रिपल सिस्टम मतलब तीन यहाँ पे ब्लैक होल्स है दैट आर ग्रेविटेशनली बाउंड. इतने क्लोज है, ये क्लोजली लोकेटेड है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे ब्लैक होल पे इम्पैक्ट करता है. सो और भी ज्यादा इंटरेक्शन जो है इन ब्लैक होल्स के बीच में वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कहीं ना कहीं. गैलेक्सी मर्जर, ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम जो है वो तब फॉर्म हुआ है कहीं ना कहीं जब जो गैलेक्सीज थी विद दी सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल वो कोलाइड की एंड मर्ज की. एंड उन्हीं के मर्ज होने की वजह से जो ब्लैक होल थे फ्रॉम ईच गैलेक्सी केम क्लोजर एंड बाइनरी या फिर ट्रिपल सिस्टम ये फॉर्म कर लेते हैं. ब्लैक होल एक ऐसा रीजन होता है जो कि अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करता है एंड वो इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती. मैसिव स्टार्स के एक्सप्लोजन की वजह से ही ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है जो कि हमने स्टार की लाइफ साइकिल में देखा भी था. सुपरनोवा जिसको हम बोलते हैं
एंड उसी सुपरनोवा के एक्सप्लोजन से ही जब 2-3 गैलेक्सीज पास आती हैं, एक्सप्लोजन होता है, तो ट्रिपल सिस्टम भी फॉर्म होता है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इंटरेक्शन है बेसिकली वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। द नेक्स्ट TDD बोर्ड, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। यहाँ पे जो बोर्ड फॉर्म किया गया है उसमें हमने डाइवर्सिटी देखी है, रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका को इंक्लूड किया गया है। तो ये दिखाता है कि एक ब्रॉडर रीजनल इंक्लूजन हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐड करके। द नेक्स्ट इज हाउ नॉट टू नॉर्मलाइज क्वीर पीपल। सो क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं? इंटरसेक्स सर्जरीज भी जो हैं कई बार दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टैबूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। सो मेडिकल इंटरवेंशन होना जरूरी है टू करेक्ट द जेनिटेलिया ऑफ द चिल्ड्रन, बट वो किस चीज से ड्रिवन है? क्या वो सोसाइटल प्रेशर से ड्रिवन सर्जरीज हैं? क्या आपकी एज अप्रोप्रिएट है कि जो इंटरसेक्स सर्जरी हुई है आपके हॉर्मोन्स बॉडी के अलाइन कर पाएंगे विद द सर्जरी? इनफर्टिलिटी, क्रोनिक पेन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है जो इन सर्जरीज की वजह से हो सकती हैं इफ दे आर नॉट परफॉर्म बाय प्रोफेशनल एंड नॉट ऑन द राइट टाइम. What has been done? So 2019 Madras High Court has banned intersex surgeries except in life threatening cases. हमने बाहर भी केसेस देखा था जहां पे इंटरसेक्स सर्जरीज के बाद the person is going into depression because उनके जो बॉडी के हॉर्मोन्स हैं वो उनके सर्जरी उनके सेक्स के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं. सो इम्पोर्टेंट हो जाता है मेडिकल इंटरवेंशन होना. मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं स्पेसिफिकली हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इन दी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू होना चाहिए टू दी हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू बैन मेडिकली अननेसेसरी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज ऑन चिल्ड्रन जो कि इंटरसेक्स वेरिएशन के साथ बॉर्न होते हैं, क्योंकि इतनी छोटी एज में ही आप सर्जरी करवा ले रहे हैं जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में उनको प्रॉब्लम होती है. सो फैमिली जो है वो कई बार फोर्स करती हैं क्वेयर पीपल को टू अंडरगो दी कन्वर्जेशन, अंडरगो थेरेपी, अंडरगो दी सर्जरीज, जो कि गलत हो जाता है. ये खुद का डिसीजन होना चाहिए. मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है. वैसे ही नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल जो है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अमेंडमेंट किए हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल बेसिकली इन्वायरमेंट को इंक्लूसिव बनाने के लिए. मेंटल हेल्थ के इशू होते हैं जिसमें कम्युनिटी का रोल बहुत जरूरी हो जाता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स का रोल जरूरी हो जाता है. ट्रांस इंक्लूसिव केयर, केरला एंड तमिलनाडु एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जिसमें स्पेशल क्लिनिक्स प्रोवाइड किए गए हैं फॉर काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ. सेंसिटाइजेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप इवन इन दी मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. मॉडल कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन वो भी इसको प्रमोट करता है. सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर कंडक्ट रूल्स, वहां पे भी प्रोहिबिट किया गया है हरासमेंट ऑफ क्वेयर कम्युनिटी एंड एनी पर्सन विच इज वर्किंग फॉर इट्स वेलफेयर. So sensitization of the medical professionals and also of the police. So Transgender Person Protection of Rights Act 2019 ग्रामीण गृह फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाने की एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने प्रोवाइड किया है असिस्टेंस. क्वेयर हेल्पलाइन भी है जिसमें किसी भी टाइम आप अपने आप को इंटीग्रेट कर सकते हैं, असिस्टेंस सीख कर सकते हैं, या फिर कोई हेट क्राइम या वायलेशन हो आपकी राइट्स का तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. सो ट्रांस इंक्लूसिव केयर, सेंसिटाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड पुलिस, देन मेंटल हेल्थ इश्यूज, इसके साथ शेल्टर होम प्रोवाइड करना एंड हेल्पलाइन प्रोवाइड करना. ये सारे ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर रिड्यूसिंग द सोशल स्टिग्मा एंड फॉर द promoting inclusive approach towards LGBTQIA+ community. With 23 national targets, India submits biodiversity action plan to global body. हमने बात भी की थी COP16 की, यहाँ पे कैली कोलंबिया में जो टेक प्लेस करेगा, रिगार्डिंग कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क
जो 30/30 का रूल देता है, दैट इज प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय 2030। तो इंडिया जो है, इट हार्बर्स नियरली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, 9% ऑफ ग्लोबली नोन प्लांट स्पीशीज। इसीलिए जरूरी हो जाता है इंडिया का भी पार्ट लेना, एंड इंडिया ने भी अपने जो गोल्स हैं वो सबमिट कर दिए हैं। फोकस रहेगा सस्टेनेबल यूज एंड बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर, कैसे टूल्स एंड सोल्यूशन को हम यूज कर सकते हैं इन इम्प्लीमेंटिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग। सो लैंड एंड सी यूज चेंज हो रहा है, सी यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, स्पीशीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, क्लाइमेट चेंज है। सो ये सारे ही फैक्टर्स कहीं ना कहीं थ्रेट हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी, एंड जरूरी हो जाता है इनको एड्रेस करना फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है एंड एक्सपोर्ट कम करता है। तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम ग्रोथ आने वाले टाइम में देख सकते हैं, जिसमें एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के ऊपर हमने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के अंदर एंगेज होने की बात की है, पार्टिसिपेट करने की बात की है। एंड इसके अलावा फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं जो कि रिव्यू कर रहे हैं। बेस्ट जीएसटी कलेक्शन, हमने देखा है जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है। सो कहीं ना कहीं इसमें रोल हो सकता है ऑफ सिंप्लीफिकेशन, डिजिटाइजेशन की जो कंप्लायंस भी है विद टैक्स, वो इंक्रीज हुआ है। तो जीएसटी कलेक्शन हैज इंक्रीज इन अक्टूबर। इंडिया और सऊदी की बात करते हैं तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है हमको कि एक्सपोर्ट्स टू सऊदी ऑफ इंडिया स्टूड एट $11.5 billion, एंड जो इंपोर्ट इंडिया करता है सऊदी अरेबिया से, दैट इज $31.4 billion। इसीलिए जरूरी हो जाएगा ये जो इमर्जिंग फील्ड है, फिनटेक, नई टेक्नोलॉजीज हैं, क्लीन हाइड्रोजन है, टेक्सटाइल है, माइनिंग है, इस गैप को फिल करने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प मिल सकती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प मिल सकती है। तो जो सऊदी अरेबिया है, इट इज इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस टू हिट एमएसएमई फार्मा यूनिट्स। सो जीएमपी, न्यू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, सेंसिटिव है, क्रिटिकल है पॉपुलेशन के लिए भी। सीडीएसयू का रोल आता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिव्यू करती है एंड गाइडलाइन सेट करती है, बट इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चैलेंजेस आते हैं। सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, कैसे हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हो, ट्रेसेबिलिटी हो, कहाँ से ये मेडिसिन बन के आई है, कहाँ पे प्रोड्यूस की गई है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो। इसके साथ साथ टेस्टिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, क्या हम क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं एमएसएमई सेक्टर में, मैन पावर का चैलेंज देखते हैं हम, और टेक्नोलॉजी का चैलेंज देखते हैं। तो अगर ये तीन चीजें हम इम्प्रूव कर पाए तो हम बोल सकते हैं कि एमएसएमई फार्मा सेक्टर को हम, वहां पे हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन आगे आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट होगा इन दी एमएसएमई, स्पेसिफिकली फार्मा सेक्टर। तो 3 से 4 चीजें जरूरी हैं इन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज। कंपनी जो है रिगरस डॉक्यूमेंटेशन करे ताकि ट्रेसेबिलिटी को हम मेक श्योर कर पाए। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी। तो टेलीकॉम सेक्टर की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, जो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू डिबेट है बिटवीन द शॉर्ट टर्म रेवेन्यू जनरेशन एंड लॉन्ग टर्म इक्विटेबल एक्सेस व्हेन वी आर एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम रिसोर्सेज इन इंडिया। सो स्पेक्ट्रम एलोकेशन, इंडिया जो है वो ऑक्शन करता है स्पेक्ट्रम को टू द हाईएस्ट बिडर, जिसमें बेसिकली जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन है वो गोल प्रायोरिटाइज हो रहा है। बट एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन हम करते हैं, जो कि असाइन करता है स्पेक्ट्रम टू ऑर्गेनाइजेशंस को दैट कैन प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंक्लूसिविटी। सो यूएस और यूके का भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है जो कि एक सक्सेसफुल मॉडल बनते हैं
for the implementation of administrative spectrum allocation to non-terrestrial communication systems. फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है यूएस के अंदर एंड ऑफकॉम है यूके के अंदर, जो कि स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट कंपनीज लाइक स्पेस एक्स, स्टारलिंक, ताकि डिजिटल सर्विसेज एक्सटेंड कर पाए इवन इन दी अनडिजर्व्ड एरियाज। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन, उसके एडवांटेजेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को कैसे इनेबल करता है टू डायरेक्टली सपोर्ट स्पेसिफिक गोल्स। रूरल इंटरनेट कैसे हम इंक्रीज कर पाएंगे, इससे उसमें रोल प्ले कर सकता है, डिजिटल लिटरेसी में रोल प्ले कर सकता है। सो प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक इंटरेस्ट ओवर रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन इस गोल के साथ अलाइन होता है, जो कि डिजिटल इंडिया जैसे हमारे इनिशिएटिव्स भी हैं उसमें भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा इन द रूरल एंड इन अनडिजर्व्ड रीजन्स। सो इंडिया जो है वो चॉइस फेस कर रहा है यहाँ पे बिटवीन दी शॉर्ट टर्म ऑप्शन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ताकि इक्विटेबल डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड कर पाए। सो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड अप्रोच की हमें जरूरत है, कि हम ऑप्शन बेस्ड मॉडल्स को कंबाइन कर दें विद एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन, ताकि हम फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन कर पाए एंड डिजिटल एक्सेस को भी और ज्यादा ब्रॉडन कर पाए। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नॉर्थ सेनेटल आइलैंड्स, अंडमान निकोबार में हम देखते हैं आइसोलेटेड इंडिजिनस ट्राइब है जो कि वॉलंटरली आइसोलेटेड है। सो यहाँ पे क्वेश्चन भी उठता है इनके ऊपर कि इनकी जो सिविलाइजेशन है बेसिकली क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, क्या सिविलाइजेशन का आगे बढ़ना डिपेंड करता है विद मॉडर्निटी। सो वो भी एक क्वेश्चन उठता है क्योंकि पूरी पूरी तरीके से वॉलंटरली आइसोलेटेड कम्युनिटी ये है इन दी अंडमान एंड निकोबार। तो उसी के ऊपर पूरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देख रहे हैं हम। तो जो मॉडर्निटी है बहुत सारी चीजों में हेल्प भी करती है, कहीं ना कहीं जो नए डिजीजेस आ रहे हैं उसका उसके साथ हम वैक्सीन प्रोडक्शन करके लोगों को बचा भी लेते हैं। बट क्या जो सिविलाइजेशन का आगे बढ़ना है वो टोटली मॉडर्निटी पे डिपेंड करता है। सो वी हैव completed the newspaper for today. Thank you so much everyone for joining Ansarkari. It was a really fruitful session. Keep watching and keep learning with Ansarkari. Thank you.